फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं हमारा जो दिसंबर 2019 का एग्जाम हुआ था बीएफएम का, उसका क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, इस लेसन के थ्रू आप लोग ये जान पाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था और किस लेवल की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है आपको। बिकॉज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न। सो प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही अहम रोल है। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से जगह जगह से कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीएफएम, सबसे पहला क्वेश्चन था जो पूछा गया था दिसंबर एग्जामिनेशन में, वो था विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा डेरिवेटिव प्रोडक्ट नहीं है। दोस्तों, मैं बीएफएम का, आप लोग देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें मैंने डेरिवेटिव प्रोडक्ट को समझाया है अच्छे तरीके से। ए बी सी डी करके जितने भी तरह के डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं उसे मैं समझाया हूँ। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए कर रहा है बॉन्ड स्विच डील, ऑप्शन बी कर रहा है स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, ऑप्शन सी कर रहा है कूपन वनली स्वैप, और ऑप्शन डी कर रहा है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स, जहां तक बात है डेरिवेटिव प्रोडक्ट की, तो ऑप्शन डी हमारा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। दूसरा हमारा कूपन वनली स्वैप, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तीसरा हमारा स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। और लेकिन हमारा जो बॉन्ड स्विच डील है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली एक तरह का केस स्टडी है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर टू ट्रेडर्स इन योर बैंक। आपके बैंक में मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दो ट्रेडर है। मिस्टर एक्स जो है वो फॉरेन करेंसी ट्रेडर है और मिस्टर वाई जो है बॉन्ड ट्रेडर है। तो मिस्टर वाई डील करते हैं बॉन्ड से और मिस्टर एक्स डील करते हैं फॉरेन करेंसी से। मिस्टर वाई डील्स इन अमाउंट ऑफ ₹100 करोड़ हैविंग अ वोलेटिलिटी ऑफ 4% पर एनम, while Mr. X deals in amount of $5 million having higher volatility at 12% per annum। समझ सकते हैं दोस्तों, डाटा आपको दी गई है। ईच ऑफ द ट्रेडर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 करोड़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 करोड़ का। एज्यूम द पोर्टफोलियो इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट 99%। तो पोर्टफोलियो को आपको मान के चलना है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। और आपको दे रखा है $1 जो है ₹70 के बराबर है। और आपको ये भी दे रखा है कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल का इक्विवेलेंट है 2.33। चलिए, ये सब डाटा आपको दे रखी है क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन बेसिकली हमारा ये वाला है, पहले इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द रिस्क कैपिटल ऑफ मिस्टर एक्स, यानी कि मिस्टर एक्स का रिस्क कैपिटल क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों, रिस्क कैपिटल को सबसे पहले आप लोग समझिए। रिस्क कैपिटल को मैंने समझाया था अपने बीएफएम के लेक्चर में। फ्रेंड्स, रिस्क कैपिटल होता क्या है ये समझिए पहले। रिस्क कैपिटल कुछ नहीं बल्कि आपका वैल्यू एडेड रिस्क है। ठीक है, वैल्यू एट रिस्क, वही हमारा रिस्क कैपिटल है। और दोस्तों, वैल्यू एट रिस्क कैसे निकालते हैं हम लोग। तो देखिए, किसके लिए निकालना है वैल्यू एट रिस्क, तो मिस्टर एक्स के लिए निकालना है। तो बताइए, मिस्टर एक्स जो है, जो मिस्टर एक्स किसी से डील कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स जो है वो डील कर रहे हैं फॉरेन करेंसी से। कितना अमाउंट का फॉरेन करेंसी है, तो वो आप देख सकते हैं, वो है हमारा वो मिस्टर एक्स का जो फॉरेन करेंसी डीलिंग है वो $5 मिलियन का है। और दोस्तों, वोलेटिलिटी का रेट दे रखा है 12%। तो 12% को आप क्या कीजिए, इसे आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो हो जाएगा 0.12। और आपको एक और चीज़ दे रखा है, इक्विवेलेंट ऑफ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो कितना है दोस्तों, 2.33। तो क्या करना है आपको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। $5 मिलियन ले लीजिए, उसको 0.12 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको फर्दर 2.33 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो फाइनल आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं, ₹1398 टाइम्स 0। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो इसीलिए यदि आपको रिस्क कैपिटल पूछा जाए तो वो VAR ही होता है। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंस है कि आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा, वैल्यू एट रिस्क, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे केस स्टडी हर एक साल पूछा ही जाता है, ये मान के चलिए आप। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है व्हाट इज रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, या इसे शॉर्ट में RAPM कहते हैं, इन परसेंटेज ऑफ मिस्टर वाई। तो पूछा गया है कि मिस्टर वाई के लिए रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस का वैल्यू क्या है परसेंटेज में। तो RAPM पहले समझिए होता क्या है, व्हाट इज RAPM। तो RAPM होता है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। ये मेजर किया जाता है, ये बेसिकली एक रेशियो है। किसका किसका रेशियो है, तो प्रॉफिट को हम लोग नॉमिनेटर में लिखेंगे और रिस्क कैपिटल को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसे नोट कर लीजिए पॉइंट को, ये पूछा गया है तो अब ज़्यादा चांस है अगले बार ही पूछा जाएगा। तो RAPM का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। प्रॉफिट को नॉमिनेटर में लिखना है, कैपिटल को, रिस्क कैपिटल को डिनोमिनेटर में लिखना है। बेसिकली एक रेशियो है। तो आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें मिस्टर वाई के बारे में बात करना है। और मिस्टर वाई जो है वो बॉन्ड से डील कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हमें मिस्टर वाई का रिस्क कैपिटल को निकालना है। तो आइए जरा रिस्क कैपिटल निकालते हैं मिस्टर वाई का। तो बताइए मिस्टर वाई के लिए क्या क्या डाटा अवेलेबल है हमारे पास। अमाउंट दे रखा है 100 करोड़, ठीक है दोस्तों। वोलेटिलिटी दे रखा है 4% यानी कि 0.04, और इक्विवेलेंट दे रखा है 99% कॉन्फिडेंस लेवल का 2.33। तो बेसिकली वीआर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आप तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो मिलेगा 9,32,000 मिलियन डॉलर। अब दोस्तों आपको आरएपीएम निकालना है। आरएपीएम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, प्रॉफिट को लिखिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 करोड़। तो 1 करोड़ को आप लोग लीजिएगा नॉमिनेटर में, और जो हम लोग आरसी निकाले हैं यहाँ पे उसे लिखिएगा डिनोमिनेटर में। फिर दोनों को क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा उसको परसेंटेज में निकालिए, तो वो आपको मिल जाएगा 10.7%। तो ये हमारा आरएपीएम है। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रही है आईआईबीएफ। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा, द मंथली वीएआर। देखिए दोस्तों वीएआर से क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं वीएआर से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मंथली वीएआर ऑफ अ पोर्टफोलियो इज ₹12 करोड़। कैलकुलेट द वीएआर फॉर अ 4 डे हॉरिजन एज्यूमिंग 25 वर्किंग डे इन अ मंथ। तो दोस्तों आपको मंथली वीएआर किसी पोर्टफोलियो का दे रखा है 12 करोड़। आपसे पूछा गया है कि 4 दिन का वीएआर बताओ। आपको मान के चलना है कि एक महीना में 25 वर्किंग डेज होते हैं। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1.92 करोड़, ऑप्शन बी है 3.60 करोड़, ऑप्शन सी है 4.80 करोड़, ऑप्शन डी है 2.90 करोड़। तो फ्रेंड्स आप यदि मेरे बीएफएम के मॉड्यूल सी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सॉरी मॉड्यूल बी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने रिस्क कैपिटल को कैसे पे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो मैं करवाया था, और आपको ये भी फॉर्मूला बताया था कि वोलेटिलिटी ओवर अ टाइम हॉरिजन इज इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर टी। यहाँ पे टी क्या है, हमारा टाइम है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे पहले बताइए आपको क्या दे रखा है कि वो एक महीना का वोलेटिलिटी दे रखा है 12, ठीक है, और टी कितना है हमारा 25। तो 25 का रूट लेंगे, तो इस बेसिस से हम लोग डेली वोलेटिलिटी निकाल लिए। कितना निकला, 12/5 यानी कि 2.4। अब हमें डेली वोलेटिलिटी पता है, हमें 4 दिन के लिए वोलेटिलिटी निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होगा वोलेटिलिटी ओवर 4 डेज इज इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर टी। टी की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर 4 यानी कि 4.8। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 डेज के ऊपर वोलेटिलिटी को कैलकुलेट किया, वो क्या निकला 4.8। फ्रेंड्स यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है। तो आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, तो आपको इसका पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है कि एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट सेंट्रलाइजेज द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग रिस्क exposure so that organization can determine how best to observe, limit or transfer risk. It is an ongoing business process that call for a standard definition and method to identify, measure and manage risk across all business unit. तो फ्रेंड्स ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, झूठ मूठ का दिया गया था यहाँ। आप क्वेश्चन ये समझिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये सब चीज़ लिखा रहता है टाइम को वेस्ट करने के लिए, आपको समझना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस चैलेंजेस फेस्ड बाय बैंक। तो इनमें से कौन सा चैलेंज जो है एक बिजनेस चैलेंज है जो कि बैंक फेस करती है। ऑप्शन को देखिए, ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर द इंटरनल डिपार्टमेंट, बी कंटिन्यूस एंड एक्सेलरेटिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज, सी ट्रांसफर ऑफ स्टाफ एज पर एग्जिस्टिंग ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ बैंक, डी इम्प्लीमेंटिंग द प्रमोशनल पॉलिसी। तो फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन है, आप जरा डी ऑप्शन को देखिए, क्या प्रमोशनल पॉलिसी एक तरह का चैलेंज है क्या बैंक के लिए, बिल्कुल नहीं। सी में कह रहा है कि स्टाफ का ट्रांसफर, ये भी क्या कोई चैलेंज है, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूस एंड एक्सेलरेटिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो आपकी टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रही है और जो वो बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो क्या ये भी कोई आपका ये है क्या, मतलब ये भी कोई चैलेंज है क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऑप्शन ए को पढ़िए ध्यान से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर ऑल इंटरनल डिपार्टमेंट, ये हमारा एक तरह का चैलेंज है जो कि बैंक फेस करती है। तो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए 5th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्टेन क्रिटिकल रेशियो आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक। तो कुछ रेशियोज हैं, कुछ क्रिटिकल रेशियोज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है किस चीज़ के लिए, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट किसी बैंक में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इफ हायर इज बेटर फॉर द बैंक फ्रॉम लिक्विडिटी रिस्क परस्पेक्टिव। तो आपके सामने 4 रेशियो दी गई हैं, इनमें से कौन सा रेशियो ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है किसी बैंक के लिए फ्रॉम लिक्विडिटी रिस्क परस्पेक्टिव। ऑप्शन ए है नेट लोन ओवर टोटल डिपॉजिट, ऑप्शन बी है वोलेटाइल लायबिलिटी ओवर टोटल एसेट, ऑप्शन सी है कोर डिपॉजिट ओवर टोटल एसेट, ऑप्शन डी है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ओवर टोटल एसेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि कोर डिपॉजिट ओवर टोटल एसेट, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये जो रेशियो होता है कोर डिपॉजिट और टोटल एसेट का, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एज फार एज लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट इन कंसर्न। चलिए, छठा क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग अट्रैक्ट सीआरआर। तो इनमें से आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा सीआरआर को अट्रैक्ट करता है। ऑप्शन नंबर 1 है टायर टू बोरोइंग, ऑप्शन नंबर 2 है रेपो बोरोइंग, ऑप्शन नंबर 3 है कॉल बोरोइंग फ्रॉम अ काउंटर पार्टी बैंक, और ऑप्शन 4 है ओवरसीज बोरोइंग। तो फ्रेंड्स अब देखिए, ऑप्शन आपका इस तरह दिया हुआ है, ओनली 1 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 4, ओनली 2 एंड 3 एंड 4, और लास्ट ऑप्शन है ओनली 1 2 एंड 4। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा, जो आपका सीआरआर होता है, सीआरआर पे मेरा एक वीडियो लेक्चर भी बना हुआ है, पूरे के पूरे मैंने सीआरआर के कंपोनेंट्स को समझाए थे आप लोगों के सामने। बेसिकली क्वेश्चन वहीं से है। तो सीआरआर का जो कंपोनेंट्स होता है वो रेपो बोरोइंग होता है, फिर वो कॉल बोरोइंग होता है, वो ओवरसीज बोरोइंग होता है। लेकिन ये जो टायर टू बोरोइंग है वो सीआरआर का पार्ट नहीं है। तो टायर टू को छोड़ के जितने भी पार्ट्स यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे गए हैं, वो सभी के सभी सीआरआर को अट्रैक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 3 एंड 4। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन बी ऑफर्ड बाय अ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक विदाउट रिक्वायरिंग एन अकाउंट रिलेशनशिप विद अदर बैंक। तो इनमें से कौन सा सर्विस कोई कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ऑफर करती है बिना एक रिलेशनशिप बनाए किसी अदर बैंक से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी दूसरे बैंक से रिलेशनशिप नहीं बनाना है और सर्विस को ऑफर करना है, ये दो कंस्ट्रेंट है। चलिए ऑप्शन को देखिए, ए कर रहा है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, बी कर रहा है इन्वेस्टमेंट फंड सर्विसेज, सी कर रहा है कलेक्शन सर्विसेज, और डी कर रहा है बैंकर एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों बताइए, क्लियरिंग हाउस बिना किसी दूसरे बैंक का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, तो इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी दूसरी की सहायता चाहिए। तीसरा कलेक्शन भी नहीं हो सकता है दोस्तों, चेक कलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंकर एक्सेप्टेंस। तो बैंकर एक्सेप्टेंस एक ऐसा सर्विस है जो कि कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ऑफर करती है विदाउट रिक्वायरिंग एन अकाउंट रिलेशनशिप विद अदर बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ 91 डेज फिक्स डिपॉजिट अमाउंट is used to fund a 5-year fixed rate mortgage loan at 10%, then this implies that। तो 91 डेज, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 91 डे का फिक्स डिपॉजिट अमाउंट को हम लोग यूज करते हैं किसी 5 ईयर फिक्स रेट मॉर्गेज लोन जो कि 10% पे है उसे फंड करने में, तो इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए कर रहा है बैंक इज एसेट सेंसिटिव, ऑप्शन बी कर रहा है बैंक इज लायबिलिटी सेंसिटिव, ऑप्शन 3 कर रहा है इन एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो द नेट इंटरेस्ट इनकम विल रिड्यूस। अब देखिए, आप क्वेश्चन इस प्रकार है, ए में कर रहा है ओनली 1 एंड 2, बी में कर रहा है ओनली 2 एंड 3, सी में कर रहा है ओनली 1, और डी में कर रहा है ओनली 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने करवाया था आपको, जो हमारा बीएफएम का मॉड्यूल डी है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में, उसमें मेरा 3 वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे मैंने इसे समझाया था अच्छे तरीके से, एक बार आप अब उसे रेफर कीजिए। तो फ्रेंड्स यही सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, आपको याद होगा, तो एक बार उस वीडियो को देखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बैंक इज लायबिलिटी सेंसिटिव, और यदि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इंक्रीजिंग, यदि इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग सिनेरियो है तो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होगा, वो घटेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 एंड 3। तो आप देख सकते हैं बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ओनली 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि 91 डे का ट्रेजरी बिल है जो कि ₹97 पे इशू किया गया था, तो आपको यील्ड बताना था। तो दोस्तों एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, ये इस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग ट्रेजरी बिल का यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 365 आवर डी इंटू 100। यहाँ पे पी है परचेज प्राइस और डी है हमारा डे टू मैच्योरिटी, यानी कितने दिन का मैच्योरिटी है वो। तो दोस्तों पी की जगह क्या पुट करना है हमें, 97 पुट करना है, और डी की जगह क्या पुट करना है हमें, 91 डेज पुट करना है। आप पुट कीजिए वैल्यू को, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 12.39%। तो दोस्तों इस बेसिस पे आप लोग किसी भी ट्रेजरी बिल का यील्ड निकाल सकते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पीटरसन प्राइवेट लिमिटेड, अ साउथ अफ्रीकन कंपनी, वांट टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया फॉर विच दे नीड अ बैंक अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सजेस्टेड टू देम। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, एक्सचेंज अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट, ऑप्शन बी कर रहा है स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपीज अकाउंट, ऑप्शन सी कर रहा है डायमंड डॉलर अकाउंट। तो फ्रेंड्स मैंने डायमंड डॉलर और ईएफसी आप लोगों को बताया था, ये दोनों अकाउंट ऑफर किया जाता है किसी भी भारतीय रेसिडेंट को, इंडियन रेसिडेंट को, लोकल रेसिडेंट को, डोमेस्टिक रेसिडेंट को।
लेकिन हमारा यहाँ जो पीटरसन प्राइवेट लिमिटेड है वो फॉरेन कंपनी है। तो फॉरेन कंपनी के लिए याद रखिएगा एक SNRR अकाउंट होता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है, इस बार भी आने का बहुत इंपॉर्टेंट चांस है, इसीलिए इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, एक मार्क्स आपका फिक्स है यहाँ पे। तो SNRR के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। SNRR अकाउंट का फुल फॉर्म है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। नाम में लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट, जो कि भारत के नहीं है उनके लिए है। और दोस्तों ये जो अकाउंट होता है एक तरह का करंट अकाउंट होता है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट होता है। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड टू कैलकुलेट द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी फॉर पर्पस ऑफ SLR। इसे मैंने अच्छे से तरीके से समझाया था अपने SLR और CRR वाले वीडियो में। तो फ्रेंड्स आपको BFM के लिए या इस चैनल के अलावा कहीं और कहीं नहीं जाना है, बस जो भी चीज़ वीडियो मैंने अपलोड किया उसे ध्यान से पढ़ना है। सभी कंपोनेंट्स मैंने CRR के और SLR के आपको समझाए थे। अब वही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है, किसे एक्सक्लूड किया गया है जब हम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी यानी कि NDTL कैलकुलेट करते हैं SLR के लिए। ऑप्शन ए है डिमांड डिपॉजिट, ऑप्शन बी है क्रेडिट बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट, और ऑप्शन सी है बोरिंग फ्रॉम नाबार्ड। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नाबार्ड से जो बोरिंग होता है उसे एक्सक्लूड किया जाता है जब हम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी यानी कि NDTL कैलकुलेट करते हैं SLR के लिए। ठीक है दोस्तों, जब आप SLR निकालते हैं तो सबसे पहले NDTL कैलकुलेट करते हैं, और NDTL के कैलकुलेशन में आपको नाबार्ड से जो बोरिंग है उसे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। 12th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच इज द डायरेक्ट रेट फॉर फॉरेन करेंसी। डायरेक्ट रेट मैंने समझाया था, जब आप लोग फॉरेन करेंसी को फिक्स करते हैं, जैसे मान लीजिए कि $1 बराबर 70 इंडियन रुपीज़, तो यहाँ फॉरेन करेंसी हमारा फिक्स है, तो ये हमारा डायरेक्ट रेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी डायरेक्ट रेट होगा तो फॉरेन करेंसी को आगे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए देखिए USD/Y पर INR, ऑप्शन बी कह रहा है यूरो पर INR, ऑप्शन सी कह रहा है INR पर JPY। तो सी तो हमारा इनडायरेक्ट रेट है, तो सी तो होगा नहीं। लेकिन ए और बी में देखिए, जो हमारा फॉरेन करेंसी है वो पहले लिखा गया है, इसीलिए ए और बी जो है वो हमारा कैसा रेट है, डायरेक्ट रेट है। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, डॉक्यूमेंट्स, ये बेसिकली केस स्टडी है LC पे। डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड फॉर नेगोशिएशन टू द नॉमिनेटेड बैंक बी, ठीक है, अंडर अ लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय बैंक ए। समझिए, बैंक ए ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया, किसके लिए इशू किया, बैंक बी के लिए इशू किया। ठीक है, और सॉरी बैंक बी जो है वो नेगोशिएटिंग बैंक है। ठीक है, बैंक ए ने LC इशू किया और बी को दे दिया, और बी कैसा बैंक है, तो बी एक तरह का नेगोशिएटिंग बैंक है। नॉमिनेटेड बैंक कम्स अक्रॉस फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी एंड रिफ्यूजेस टू मेक पेमेंट। जो हमारा नॉमिनेटेड बैंक है, बैंक बी, उसने देखा कि कुछ डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे हैं, कुछ गड़बड़ यहाँ पे हैं, और उसने क्या बोला कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा, वो रिफ्यूज कर गया पेमेंट देने से। प्लीज एग्जामिन इफ द ऑब्जर्वेशन मेड बाय बैंक बी आर करेक्ट। आपको एग्जामिन करना है कि क्या ये जो किस बेसिस पे उसने उसने रिफ्यूज किया, हम मैं आपको बेसिस दे रहा हूँ, क्या इन बेसिस में से कौन सा बेसिस सही है, ये बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ गए। ऑप्शन ए देखिए, ट्रांसशिप इज नॉट अलाउड इन LC बट गुड्स आर टू बी कैरिड बाय वेसल X एंड देन थ्रू वेसल Z। ऑप्शन बी कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ गुड स्पेसिफाइड इन डॉक्यूमेंट इज 5356 यूनिट while it is 5000 यूनिट इन LC। ऑप्शन सी कर रहा है, डेट ऑफ नेगोशिएशन एक्सपायर ऑन July 12 बट डॉक्यूमेंट इन प्रेजेंटेड ऑन July 13 ऑन मंडे। तो दोस्तों आपको UCPDC का नियम पता होना चाहिए, ये मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया था अपने वीडियो में। आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए का बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि ट्रांसशिपमेंट जो है LC में अलाउ किया गया, नहीं अलाउ किया गया है, लेकिन गुड्स को पहले वेसल X से कैरी किया जाएगा और तब वेसल Z से। नियम समझिए, यदि डॉक्यूमेंट स्टेट करता है कि ट्रांसशिपमेंट हो सकता है और LC मान लीजिए कि ट्रांसशिपमेंट को प्रोहिबिट कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये नियम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए LC क्या कर रहा है कि ट्रांसशिपमेंट नहीं अलाउ है, लेकिन डॉक्यूमेंट क्या स्टेट कर रहा है कि ट्रांसशिपमेंट हो सकता है, तो LC को क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो बेसिस हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि डेट ऑफ नेगोशिएशन एक्सपायर ऑन July 12 बट डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड ऑन July 13। तो दोस्तों मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए कि जिस डेट हमारा डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहा है वो यदि हॉलीडे होता है, तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि उसके अगला दिन जो है हम डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा 13 जुलाई है वो मंडे है, होना था कब उसे, होना था कब उसे प्रेजेंट 12 जुलाई तक होना था, लेकिन चूंकि वो हॉलीडे था तो LC का UCPDC का नियम है कि आप उसे अगले दिन उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी जो है वो बेसिस नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी को देखिए क्या कर रहा है कि क्वांटिटी ऑफ गुड स्पेसिफाइड इन डॉक्यूमेंट इज 5356 यूनिट while it is 5000 यूनिट इन LC। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर है। जो जो क्वांटिटी आपने डॉक्यूमेंट में लिखे हैं वही एक्चुअल में भी होनी चाहिए, दोनों में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है हमारा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस बेसिस पे वो रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट के लिए, या ये एक तरह का डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन बाकी ए और सी जो है हमारे
वो कोई बेसिस नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 40th नंबर हमारा, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग बुक। तो फ्रेंड्स ट्रेडिंग बुक के बारे में मैंने बताया था अपने रिस्क मैनेजमेंट वाले टॉपिक में। ऑप्शन को देखिए, ए का रहा है फिक्स इनकम सिक्योरिटी, बी का रहा है इक्विटी, सी का रहा है फॉरेक्स होल्डिंग और डी का रहा है बोरोइंग। दोस्तों यदि इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आपको इस तरह का और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने कलेक्ट किए हैं अलग अलग सोर्स से, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो किसे ट्रेडिंग बुक में इशू नहीं नहीं इंक्लूड किया गया है, तो पहले समझिए ट्रेडिंग बुक होता क्या है। ट्रेडिंग बुक में आपको पता होगा कि एक तरह का एक होता है बैंकिंग बुक और एक होता है ट्रेडिंग बुक। तो बैंकिंग बुक में हम ट्रेडिंग बुक एक तरह का मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जिसका मैच्योरिटी फिक्स है तो वो होता है हमारा बैंकिंग बुक में, और जिसका मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं वो होता है हमारा ट्रेडिंग बुक में। अंतर समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए फिक्स इनकम सिक्योरिटीज ये होता है हमारा बॉन्ड्स। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज क्या है, बॉन्ड्स है। तो बॉन्ड्स को हम लोग मैच्योरिटी से पहले तोड़ सकते हैं। उसके बाद इक्विटीज, इक्विटी तो जानते ही हम लोग कभी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉरेक्स होल्डिंग ये भी होता है, लेकिन जो बोरोइंग है हमारा, वो हमारा ट्रेडिंग बुक में नहीं आता है दोस्तों। बोरोइंग किसका पार्ट है, बैंकिंग बुक का पार्ट है। तो मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी था बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक में क्या डिफरेंस है। और ट्रेडिंग बुक को इंपॉर्टेंट कोर्स मार्क कर लीजिएगा, इससे जुलाई 2019 में और दिसंबर 2019 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेडिंग बुक को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। तो अभी मैं इस लेसन के थ्रू आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक मैंने वीएआर बताया था, एक मैं यहाँ ट्रेडिंग बुक बता रहा हूँ, और एक एलसी। ये सब टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने सेशन का। अ बैंक इन्वेस्टेड ₹200 करोड़ इन 5 year 6% सेमी एनुअल बॉन्ड। फेस वैल्यू दे रखा है आपको 100 रुपया। परचेज प्राइस दे रखा है ₹92 विथ एन 8% मार्केट यील्ड। ड्यू टू चेंज इन मार्केट यील्ड टू 7.95%, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज टू ₹92.10। व्हाट इज द बेसिस पॉइंट वैल्यू एंड व्हाट इज द टोटल गेन और लॉस ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है कि प्राइस चेंज हो रहा है, मार्केट यील्ड चेंज हो रहा है, जिसके कारण बॉन्ड का प्राइस चेंज हो रहा है। इस बेसिस पे आपको बताना ये है कि बेसिस पॉइंट वैल्यू को निकालिए। तो देखिए ये जो बीबीवी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला होता है बीबीवी का, ये निकालते हैं। पीवीवी का फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली एक रेशियो है, जिसका नंबरेटर में आप लोग लिखते हैं चेंज इन प्राइस और डिनोमिनेटर में लिखते हैं आप लोग चेंज इन यील्ड। तो बताइए दोस्तों प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। पहले कितना प्राइस था, पहले था ₹92 प्राइस, अब वो बढ़कर हो गया 92.10, यानी कि 10 पैसा का चेंज आया हमारे प्राइस में। चलिए यील्ड में कितना का चेंज आ रहा है, पहले यील्ड था 8%, अब यील्ड हो गया 7.95%, यानी कि यील्ड हमारा घट गया, कितना परसेंट घट गया, तो 0.05%, यानी कि उसे आप उसे 5 बेसिस पॉइंट कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको चेंज इन प्राइस मिल गया, चेंज इन यील्ड मिल गया, फिर क्या कीजिएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, बेसिक पॉइंट वैल्यू मिल जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 ये कितना मिल जाएगा, 2। तो दोस्तों ये 2 क्या है, 2 पैसे है। ध्यान दीजिएगा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 2 हमारा क्या है, पैसे। आप इसे रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 0.02 लिख सकते हैं। तो हमारा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, बेसिस पॉइंट वैल्यू निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन सेकंड पार्ट पूछा गया है कि टोटल गेन बताना है या टोटल लॉस बताना है। आप सबसे पहले ये बताइए कि गेन होगा या लॉस होगा। तो फ्रेंड्स देखिए सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू था 100, परचेज किया ₹92 में, और उसका वैल्यू बढ़ के क्या हो गया, 92.10 हो गया। तो दोस्तों गेन ही तो है, ये तो साफ है गेन है। तो हमें निकालना है कि टोटल गेन बताना है, टोटल इन्वेस्टमेंट पे, मतलब 200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे कितना गेन हुआ ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों बेसिस पॉइंट वैल्यू का मीनिंग समझिए कि यदि 100 रुपया का ट्रांजेक्शन है तो 2 पैसा का चेंज हो रहा है। तो यदि मान लीजिए 1 रुपया का ट्रांजेक्शन होता तो कितना पैसा का चेंज होता, तो वो होता 2/100 पैसा। यानी कि इसे रुपये में यदि कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 2/100 टाइम्स 100। लेकिन एक्चुअल कितना पैसा का ट्रांजेक्शन हो रहा है दोस्तों, वो है 200 करोड़। तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 200 करोड़ से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसे आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा आपको 4 लाख। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 4 लाख। तो टोटल गेन कितना हो रहा है, 4 लाख का गेन हो रहा है बैंक को। तो समझ सकते हैं कि बेसिस पॉइंट वैल्यू का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यदि आपने बेसिस पॉइंट वैल्यू निकाल लिया, उस बेसिस पे आप लोग टोटल गेन और टोटल लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के सेशन में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन हमसे IIBF एक्सपेक्ट कर रहा है, हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ कवर किए हैं, सभी के वीडियो लेक्चर हमारे इस प्लेलिस्ट बने हुए हैं हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। धन्यवाद।